Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 9, Medieval India, the Mughal Empire. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे अकबर से. तो अकबर को हम कैसे याद रखते हैं बेटा? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर. ठीक है, मुग़ल रूलर्स तो बहुत सारे हुए, पर उनमें से सबसे महान, सबसे ज़्यादा अच्छे काम करने वाले जो मुग़ल रूलर थे वो कौन थे? अकबर. ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ मुग़ल रूलर्स ऑफ इंडिया. इंडिया में जितने भी मुग़ल रूलर्स हुए उन सब में ग्रेटेस्ट कौन थे? अकबर थे. बेटा जब ये सिर्फ 13 साल के थे तो इन्होंने थ्रोन को असेंड कर लिया था. मतलब अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में सम्राट बन जाते हैं, मतलब एम्परर बन जाते हैं. क्लियर है? पर क्योंकि 13 साल का बच्चा छोटा ही होता है, कोई बहुत बड़ा तो नहीं होता, तो इन्हें गाइड करने के लिए, इन्हें असिस्ट करने के लिए इनके पास थे एक ट्यूटर जो कि बहुत ही कैपेबल मैन थे, बहुत ही अच्छे मिलिट्री पर्सनल थे. वो थे बैरम खान. बैरम खान ने सच में अकबर को द ग्रेट अकबर बनने में बहुत हेल्प की. जहाँ जहाँ अकबर को हेल्प चाहिए थी बैरम खान हमेशा उनके साथ थे. तो बैरम खान ने अपने रोल को बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया. जो कौन थे बेटा? ट्यूटर थे अकबर के. अकबर सक्सेसफुल होते हैं बेटा बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में. मतलब अकबर को सब कुछ ऐसे ही चांदी के थाल में परोस के नहीं मिल गया था. उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस को भी अपने लिए अच्छा बना ही लिया. ठीक है, अकबर सक्सीडेड टू डिफ़िकल्ट पोजीशन. बहुत ही जटिल परिस्थितियों में भी सफलता मिली. किसको? अकबर को. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए उतना ट्राई किया और वर्चुअली इन्होंने कनकर कर लिया पूरे एम्पायर को. मतलब वो पार्ट जो इनके एम्पायर को बिलोंग करता था एट द टाइम ऑफ बाबर और हुमायूं, वो पूरा के पूरा पार्ट इन्होंने वापस से रिकनकर किया. बेटा अब जो अफ़गान्स थे वो अपने आप को रीग्रुप कर रहे थे क्योंकि उन्हें मुग़ल्स को इंडिया से भगाना था, है ना. और ये लोग रीग्रुपिंग कर रहे थे अपनी किसकी लीडरशिप में? हेमू की लीडरशिप में. अब हेमू कौन था? तो हेमू वज़ीर था. किसका वज़ीर था? आदिल शाह. आदिल शाह के वज़ीर के लीडरशिप में सारे अफ़गान रूलर्स अपने आप को रीग्रुप कर रहे थे. मतलब अब ये फाइनली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे. किसके अगेंस्ट में? अकबर के अगेंस्ट में. ठीक है, अब होने वाला था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. क्लियर है? फिर से ध्यान से सुनो. यहाँ पर एक लाइन मैंने छोड़ दी है कि जो अफ़गान्स थे वो अपने आप को रीग्रुप कर रहे थे, है ना, अपनी फोर्सेस को रीग्रुप कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ हेमू. हेमू कौन था? वज़ीर था आदिल शाह का. और किसके लिए? फाइनल शो डाउन विद द मुगल्स. मुगल से फाइनल शो डाउन करना था, इसलिए ये अपने आप को रीग्रुप कर रहे थे. अब होगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पर मुग़ल फोर्सेस को लीड करेंगे बैरम खान. ठीक है, बैरम खान के लिए मैंने पहले ही बोला बहुत एफिशिएंट, बहुत इफ़ेक्टिव मैन थे. ठीक है, हर काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते थे, बढ़िया मिलिट्री पर्सनल थे. तो इन्होंने यहाँ पर भी बहुत बढ़िया से काम किया और बढ़िया से लड़ाई की और हेमू को हरा दिया. बेटा अब अफ़गान रूलर से जो डर था वो तो ख़त्म हुआ. ठीक है, अब अकबर क्या करेंगे? अपने आप को प्रॉपरली एस्टेब्लिश करेंगे, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करेंगे दिल्ली में और आगरा में. ठीक है, जब इन्होंने दिल्ली और आगरा को कंसोलिडेट कर लिया, अपने आप को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर लिया, तब अकबर क्या करेंगे? उसके बाद अकबर कैप्चर करेंगे मालवा को, गोंडवाना को, बंगाल को, गुजरात को, कश्मीर को और काबुल को. फिर से ध्यान रखो, पहले इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया प्रॉपरली दिल्ली और आगरा में, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया. बाद में फिर इन्होंने मालवा, गोंडवाना, बंगाल, गुजरात, कश्मीर, काबुल को भी कैप्चर किया. फिर ये विंध्या के बियॉन्ड जाने की इच्छा रखते थे, डेक्कन जाने की इच्छा रखते थे. वहाँ पर इन्हें स्टिफ रेसिस्टेंस तो मिला, पर इन्होंने बहुत सारे लोकल रूलर्स को हरा दिया. फाइनली जो अहमदनगर, बेरार, खानदेश था उसे भी एनेक्स कर लिया. फिर से ध्यान से सुनो, इतना सब कुछ जीतने के बाद क्या क्या? बंगाल, गोंडवाना, मालवा, गुजरात, कश्मीर, काबुल. इसके बाद इनकी इच्छा थी कि विंध्या के ये बियॉन्ड जाएं, डेक्कन में जाएं. तो डेक्कन में इन्हें स्टिफ रेसिस्टेंस मिलता है. किससे मिलता है बेटा? बहुत सारे लोकल रूलर से. पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकबर अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं, बहुत सारे लोकल रूलर्स को हराते हैं और फाइनली किसको एनेक्स कर लेते हैं? अहमदनगर को, बेरार को, खानदेश को. ये भी सारे अब अकबर के पास आ जाते हैं. तब मेवाड़ को छोड़कर, सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर, मेवाड़ ये वही वाला मेवाड़ है राणा प्रताप वाला, है ना.
राणा सांगा का मेवाड़, महाराणा प्रताप का मेवाड़। तो इस मेवाड़ को छोड़कर बाकी सारे राजपूत प्रिंसेस को भी इन्होंने सबड्यू कर लिया था। ठीक है, फिर होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कब? 1576 में। 1576 में होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। किस किस के बीच में? महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के रूलर थे और मुग़ल आर्मी के बीच में। ठीक है, और इस बार मुग़ल आर्मी को अकबर लीड नहीं कर रहे थे, लीड कर रहे थे कौन? राजा मान सिंह। ठीक है, राजा मान सिंह खुद एक राजपूत हैं, एक साइड वो हैं, दूसरे साइड महाराणा प्रताप हैं जो कि मेवाड़ से हैं। ठीक है, पर राजा मान सिंह एज अ राजपूत थोड़ी लड़ रहे थे, वो तो एज अ मुग़ल सैनिक लड़ रहे थे कि भैया मुग़ल्स के लिए मुझे इस एरिया को जीतना है। महाराणा प्रताप बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ते हैं, मैचलेस करेज, मतलब इनके करेज को कोई मैच ही नहीं कर सकता, पर इन्हें एस्केप करना पड़ता है बैटल फील्ड को जब इन्हें बहुत सारी चोटें आ जाती है। अच्छा, जब हमने स्टोरीज़ में देखा है, मूवीज़ में देखा है, एक पूरा का पूरा महाराणा प्रताप के ऊपर क्या एक पूरी सीरीज़ ही बनी है, मतलब टेलीविज़न शो है। उस शो में मैंने देखा था कि यहाँ महाराणा प्रताप खुद नई इच्छा रखते हैं कि वो एस्केप कर जाएं, पर उनके जो साथ में जो लोग रहते हैं, जो लड़ रहे होते हैं, उनकी जो आर्मी होती है, उसमें से कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो आके महाराणा प्रताप से कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे मर गए तो रूल ही ख़त्म हो जाएगा, पर अगर आप कहीं ज़िंदा रहे तो आप फिर से एक आर्मी बना के आप मेवाड़ फिर से जीत सकते हैं, तो बेटर है कि आप यहाँ से भाग जाएं। और महाराणा प्रताप भाग जाते हैं। कब? जब उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं, मतलब एस्केप कर जाते हैं। अकबर, अब बेटा याद रखना कि अकबर की डेथ कब होती है? तो अकबर की डेथ होती है 1605 में, है ना। जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी, फाइनल ईयर्स में इन्होंने अपने एम्पायर को कितना एक्सटेंड कर लिया था वो ज़रा देखो। यहाँ पर असम तक पहुँच चुके थे, यहाँ पर खानदेश, काबुल यहाँ तक पहुँच चुके थे। ठीक है, अहमदनगर, खानदेश, बेरार भी इनके कंट्रोल में आ चुका था। और जो किंगडम्स थी, मुल्तान, सिंध, गुजरात, कश्मीर, बंगाल, इनका अस्तित्व ख़त्म हो चुका था। अब हम अकबर की राजपूत पॉलिसी की बात करेंगे। जो राजपूत पॉलिसी थी अकबर की, वो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था अकबर का। इन्होंने मैरिज अलाइंस किए राजपूत के साथ। भारमल जो रूलर थे आमेर के या अंबर के, उनकी जो यंगर डॉटर थी जिसका नाम था हरका बाई, उसकी शादी किसके साथ होती है? अकबर के साथ होती है। फिर से ध्यान से सुनो, भारमल रूलर होते हैं कहाँ के? आमेर के, अंबर के, और इनकी जो यंगर डॉटर होती है जिसका नाम हरका बाई होती है, इसकी शादी होती है किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर इन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं कि ये जिस तरीके से भी चाहती हैं उस तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हैं। ठीक है, अकबर नॉट ओनली गेव कंप्लीट रिलीजन फ्रीडम टू हिज वाइफ्स हु फॉलोड द हिंदुइज्म, बट ऑल्सो गेव अ ऑनर्ड प्लेस टू देयर पेरेंट्स एंड रिलेशंस इन द नोबिलिटी। बेटा एक बात और ध्यान से सुनो, अकबर ने हरका बाई को या और भी कोई जो इनकी नॉन हिंदू वाइफ थी उससे कभी भी ये नहीं बोला कि आप इस्लाम को कबूल करो। उन्हें पूरी फ्रीडम दी, वट एवर वे दे वॉन्ट टू वर्शिप देयर गॉड दे कैन। हिंदुज़म को जिस तरीके से भी इन्हें फॉलो करना है दे कैन। इवन उन्हें ऑनर्ड मतलब प्लेस दिए अपने पैलेस में, भैया कि आप यहाँ रह सकती हैं, आप यहाँ मंदिर बना सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको तो ऑनर्ड प्लेस दी ही अपने पैलेस में। साथ ही साथ इन्होंने इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, इनके जो पेरेंट्स थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा ऑनर दिया। ठीक है, ऑल्सो गेव एन ऑनर्ड प्लेस टू देयर पेरेंट्स एंड रिलेशंस इन देयर नोबिलिटी। बेटा अकबर की ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के थ्रू बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम के जो रिलेशंस थे वो सुधर गए। ठीक है, जो प्रॉब्लम, जो एनमिटी, जो दुश्मनी चली आ रही थी, वो दुश्मनी फाइनली ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये जो राजपूत पॉलिसी होती है अकबर की, ये सेंचुरीज़ ओल्ड एनमिसिटी जो होती है मुस्लिम रूलर्स और राजपूत रूलर्स के बीच में, उसे ख़त्म कर देती है। सिंस जो राजपूत्स होते हैं वो इक्वल पार्टनर होते हैं मुग़ल गवर्नमेंट में, तो पब्लिक पॉलिसीज़ भी जो होती हैं मुग़ल्स की, उनको भी बहुत हेल्प मिलती है ग्रोथ में, और वो एक कंपोजिट कल्चर को डेवलप कर पाए। फिर से ध्यान से सुनो,
देखो, हिंदू मुस्लिम कभी भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स में तो नहीं रहे, तो इनके बीच की जो दुश्मनी थी वो अकबर की पॉलिसीज़ के थ्रू बहुत कम होने लग गई। जब मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो उसमें अच्छे खासे नंबर में राजपूत भी थे। तो राजपूत्स ने बहुत अफेक्ट किया है मुगल्स की पब्लिक पॉलिसीज़ को, और इससे कंपोजिट कल्चर का ग्रोथ हुआ है एट द टाइम ऑफ अकबर। नाउ स्टेप्स टुवर्ड्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे पूरे एम्पायर को इंटीग्रेट किया अकबर ने। अकबर टुक अ नंबर ऑफ मेजर्स। अकबर ने बहुत सारे मेजर्स लिए जिससे कि लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ना छोड़ दें, और इन्होंने कोशिश की कि इस तरीके का माहौल बन जाए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए जहाँ पर हर धर्म की अच्छाई को देखा जाए, बुराई को ना देखा जाए। ठीक है, हर धर्म में कोई ना कोई अच्छाई होती है, उस पर बात की जाए। ये मेजर्स ऐसे ले रहे थे जिससे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच की लड़ाई ख़त्म हो जाए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर रेडी हो जाए जहाँ पर लिबरल व्यूज़ ग्रो हों, फाइनली कल्चरल और इमोशनल इंटीग्रेशन हो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। देखो, अगर पीस हम डेवलप कर पाए जिसमें हर व्यक्ति को आज़ादी हो कि वो अपने व्यूज़ को रख पाएगा, है ना, तो इससे कल्चर इमोशनल इंटीग्रेशन होगा ही होगा। अब हम वन बाय वन मेजर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर्स लिए अकबर ने। अकबर ने जो पोल टैक्स होता था, जो जजिया होता था, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है, उससे एबलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। बोलते क्या थे ये लोग कि बीइंग अ मुस्लिम रूलर वी आर गिविंग सेफ्टी टू द हिंदू पीपल, दैट इज़ वाई दे हैव टू पे जिजिया। पर अकबर ने बोला नहीं, अब नॉन हिंदूज़ की तरह ही नॉन मुस्लिम्स भी जजिया पे नहीं करेंगे। बात समझ में, मतलब हिंदुओं को अब जिजिया पे नहीं करना पड़ेगा। इवन इसने पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्रा पे जाते थे जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को भी ख़त्म कर दिया। होली प्लेसेस पे जो बाथिंग होती थी उस पे भी टैक्स लगाया जाता था, जैसे प्रयागराज, बनारस, उसे भी ख़त्म कर दिया। फिर इसने फोर्सिबली कन्वर्जन का जो प्रोग्राम चल रहा था, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, मतलब युद्ध में जीते हुए जो बंदी होते थे, उनको जो पहले रूलर हुआ करते थे अकबर के, वो क्या करते थे, इस्लाम में उनको बदलवा देते थे, मतलब उनसे इस्लाम कबूल करवा लेते थे। तो उन्होंने, अकबर ने ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा था हिंदूज़ टू मुस्लिम, उसे भी बंद करा दिया। फर्दर इन्होंने एबलिश किया उस प्रैक्टिस को जिसमें फोर्सिवली कन्वर्ट किया जाता था प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इस्लाम में। ये जितनी भी स्टेप्स ली अकबर ने, इन्होंने ऐसी सोसाइटी बनाने की बात सोची जहाँ पर इक्वल राइट्स सबको अवेलेबल हो, हर सिटीजन को, भले ही उसका रिलीजन कोई भी हो, उसका रिलीजियस बिलीव कुछ भी हो। सेकेंड, टू स्ट्रेंथन लिबरल प्रिंसिपल, अकबर एनरोल्ड अ नंबर ऑफ हिंदूज इनटू द नोबेलिटी। अब अपने लिबरल प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा मजबूत दिखाने के लिए कि भैया मैं सिर्फ बात ही नहीं करता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता की, मैं उसमें बिलीव भी रखता हूँ, इन्होंने बहुत सारे हिंदूज़ को अच्छी अच्छी पोजीशंस दी अपने कोर्ट में, नोबेलिटी में उनको इंक्लूड किया। जैसे बहुत सारे राजपूत राजा थे जिनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की, उन्हें मनसब दिए, पोजीशन ऑफ रैंक्स दी। ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से उन्हें मनसब दिया, रैंक दी, कोर्ट में बढ़िया सी पोजीशन दी। 1575 में अकबर ने एक हॉल बनाया जिसे इबादत खाना कहते थे, हॉल ऑफ प्रेयर। कहाँ पर बनाया? फतेहपुर सीकरी में। इस हॉल में वो बहुत सारे थियोलॉजियंस को बुलाते थे, सारे रिलीजन्स के। कौन होते हैं ये थियोलॉजियंस? तो थियोलॉजियंस होते हैं धर्मशास्त्री, जिनको अपने धर्म का बहुत नॉलेज हो। ठीक है, तो सिर्फ एक धर्म के थियोलॉजियंस को नहीं बुलाते थे, सारे धर्मों के थियोलॉजियंस को इनवाइट करते थे हॉल ऑफ प्रेयर में, जो बना था फतेहपुर सीकरी में। मिस्टिक्स आते थे, इंटेलेक्चुअल्स आते थे और रिलीजियस मैटर्स को डिस्कस करते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स की बातें करते थे, धर्म को डिस्कस करते थे, स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करते थे। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे धर्म के थियोलॉजियंस, मिस्टिक्स। तो एक अच्छी कोशिश थी कि ये सब लोगों के धार्मिक व्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते थे।
अकबर ने इशू किया डिक्लेरेशन, जिसे महजर भी कहते थे, जिसमें अकबर ने कहा कि भैया सुप्रीम और फाइनल आर्बिटर कौन ही होगा धर्म के मामले में, मैं। उलेमा की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि उलेमा अपने धर्म को सुपीरियर दिखाते हुए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते थे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम बताते थे। तो अकबर ने कहा कि जो सुप्रीम और फाइनल आर्बिटर होगा रिलीजियस मैटर में, वो मैं ही रहूँगा। ठीक है, उलेमा से पावर को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, किससे? एम्परर से। अकबर ने एक डिक्लेरेशन या महजर इशू किया, जिसमें अकबर ने सुप्रीम और फाइनल आर्बिटर रिलीजियस मैटर में उलेमा को ना बनाते हुए किसको बनाया? खुद को। बेटा इसके बाद अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की, एक नए फेथ की शुरुआत की। अकबर प्रमलगेटेड अ न्यू फेथ, ठीक है, जिसका नाम था दीन ए इलाही। क्या नाम था? दीन ए इलाही। प्रोमलगेटेड का मतलब होता है बेटा प्रख्यापित करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रमोट करना। तो इन्होंने एक नए फेथ को प्रमोट किया जिसका नाम था दीन ए इलाही। ये वननेस ऑफ गॉड पे बेस्ड था, एक ऐसा प्रिंसिपल जो कहता था भगवान एक ही है, भले अल्लाह हो, जीसस हो, राम हो, विष्णु हो, ये सब एक ही हैं। ये बात कहता था कौन? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का प्रिंसिपल क्या था? वननेस ऑफ गॉड। ये जो नया रिलीजन था ये किस बात पे स्ट्रेस देता था? करेज, लॉयल्टी और जस्टिस। करेज मतलब साहस, लॉयल्टी मतलब वफादारी, जस्टिस मतलब न्याय प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो ये जो धर्म था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इस धर्म को बनाने के पहले अकबर ने सारे धर्मों की जितनी भी अच्छाइयाँ थी उन सब को जाना समझा और फिर दीन ए इलाही बनाया था। ठीक है, इट ऑल्सो डिमांडेड लॉयल्टी टू द एम्परर। और दीन ए इलाही किसकी भी बात करता था कि आपको एम्परर के टूवर्ड्स भी लॉयल रहना है। जो बेसिक पर्पस था दीन ए इलाही बनाने का वो था सुलह कुल क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल हार्मनी, विच गवर्नड ऑल पब्लिक पॉलिसीज़ ऑफ अकबर। अकबर की जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज़ थी उन्हें गवर्न किया जाता था किसके द्वारा? सुलह कुल या यूनिवर्सल हार्मनी के थ्रू। जो बेसिक पर्पस था इस धर्म को बनाने का, दीन ए इलाही को बनाने का, वो था यूनिवर्सल हार्मनी। और अकबर की जितनी भी आप पब्लिक पॉलिसीज़ देखोगे उसको गवर्न इसके अकॉर्डिंग ही किया जाता था कि भैया जो भी मैं कुछ करूँगा उससे पब्लिक हार्मनी बनी रहनी चाहिए। सिक्स्थ, अकबर ने बहुत ही बहुत बड़ा सा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया। फिर इसने संस्कृत, अरेबिक और ग्रीक को जितना भी वर्क था उस सबको काय में कन्वर्ट करवा लिया पर्शियन लैंग्वेज में। देखो, लास्ट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया और संस्कृत का जो भी वर्क था, अरेबिक का जो वर्क था, ग्रीक वर्क था, उस सबको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा लिया। क्लियर है? और किस किस को ट्रांसलेट कराया? सिंहासन, 32, अथर्ववेद, बाइबल, इन सब का ट्रांसलेशन लिया। दीज वर फॉलोड बाय द कुरान, द महाभारत, गीता एंड रामायण। क्योंकि बेटा जो ओरिजिनल कुरान है वो अरेबिक में लिखी गई है, उसको भी पर्शियन में कन्वर्ट कराया, महाभारत को भी, गीता को भी, रामायण को भी। अब हम सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। तो अकबर ने ऑर्डर इशू कर दिए थे कोर्ट वाल्स को कि आपको चेक करना है कि किसी से भी ज़बरदस्ती सती की प्रैक्टिस ना कराई जाए। सती क्या होता था? जब विडो विमेन को, विडो जो औरतें होती थी, विधवा जो औरतें होती थी, उनको अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बर्न किया जाता था, जला दिया जाता था उनके फ्यूनरल पायर पे। तो ये प्रैक्टिस ना हो, अकबर ने ऑर्डर दिया था अपने कोतवाल्स को कि चेक करो। ठीक है, However, the women who committed सती of their own free will were allowed to do so. पर इसने ये कहा कि अगर कोई औरत खुद की इच्छा से सती होना चाहती है तो उसे सती होने देना। दूसरा अच्छा काम, जो बहुत अच्छा काम अकबर ने किया, वो ये था कि उसने विडो री मैरिज को लीगलाइज कर दिया। भाई कब तक विधवा औरतें अकेले रहेंगी? पहले तो एक तो छोटी छोटी एज में शादी कर दी जाती थी लड़कों की, लड़कियों की भी। तो लड़कों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो सेकेंड मैरिज का ऑप्शन ओपन रहता था, पर लड़कियों की शादी नहीं होने दी जाती थी, विधवाओं को दोबारा शादी करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो अकबर ने इसको भी लीगलाइज करा दिया।
अकबर बिल्कुल अगेंस्ट था कि भाई एक आदमी की एक ही औरत होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात। अकबर का कहना ये था, ये बिल्कुल अगेंस्ट में थे। अकबर ने खुद इतनी शादियां की थी, वो किस मुंह से ये बात बोलते होंगे भगवान ही मालिक है। अकबर वॉज अगेंस्ट एनी वन हैविंग मोर देन वन वाइफ। अकबर इस बात के अगेंस्ट में थे कि किसी की भी एक से ज़्यादा वाइफ हो, बस वो कब दोबारा शादी कर सकते हैं, जब फर्स्ट वाइफ का कोई बच्चा ना हो। अगर पहली वाइफ से कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। बेटा अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने चाइल्ड मैरिजेस पे भी अच्छा खासा काम किया। पहले बेटा 5 साल के बच्चे की, 6 साल के बच्चे की भी शादी हो जाती थी, तो अकबर ने एज डिसाइड कर दी कि लड़की की शादी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक वो 14 साल की ना हो जाए, और लड़का जब तक 16 साल का ना हो जाए। अकबर ने एजुकेशनल सिलेबस को भी रिवाइज़ किया, ज़्यादा एम्फेसिस दिया मॉरल एजुकेशन पे, मैथ्स पे, सेक्युलर सब्जेक्ट्स पे जैसे एग्रीकल्चर, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, हिस्ट्री, और इन सब की ज़रूरत भी थी। तो अकबर बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे। इन्होंने पूरे सिलेबस को रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करके कहा कि किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। इनको नैतिक शिक्षा दो, मॉरल एजुकेशन दो, इन्हें गणित पढ़ाओ, सेक्युलर सब्जेक्ट पढ़ाओ जैसे एग्रीकल्चर, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक और हिस्ट्री। जो दूसरे मुग़ल एम्परर्स थे वो भी पैट्रन्स थे एजुकेशन के, और कंसिडरेबल डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन की फील्ड में मुग़ल रूल में। इनफैक्ट जो एक ड्यूटी मानी जाती थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की, ठीक है, इनफैक्ट वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सुराह आम वॉज टू बिल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सुराह आम का एक काम ही होता था बेटा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की कि वो स्कूल और कॉलेजेस बनाए। जहांगीर ने लॉ बना दिया था कि अगर कोई रिच पर्सन की डेथ हो जाती है बिना हायर के, तो इसका जो एसेट होगा वो स्टेट यूज़ कर लेगा टू हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर से सुनो, जहांगीर ने ये कानून बनाया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसका कोई नेचुरल हायर नहीं होता है तो उसके एसेट से ये एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे। शाहजहाँ भी बहुत इंटरेस्टेड था किस में, बिल्डिंग बनाने में, मॉन्यूमेंट बनाने में। उसने भी एजुकेशन सेक्टर के लिए अच्छा काम किया। उसने तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की स्टूडेंट्स को, जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, वो पढ़ाई में ध्यान दे पाएँ। पहले बेटा इनकम लिमिटेड होती थी, एग्रीकल्चर इनकम पे लोग बेस करते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी वो भी नहीं पढ़ पाते थे। तो शाहजहाँ ने उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए। बेटा अगर हम अकबर के टाइम की बात करें तो उस टाइम में फ़ीमेल एजुकेशन भी एग्जिस्ट करती थी इन सम फॉर्म ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। जो लड़कियां होती थीं, जो नॉबल फैमिली को बिलोंग करती थीं, जो बहुत ज़्यादा रिच हुआ करती थीं, उनको घर में ही प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाने आ जाते थे। और जो मिडिल क्लास की लड़कियां थी यूजुअली उन्हें उन्हीं स्कूल में जाना पड़ता था जिनमें बॉयज़ पढ़ते थे। बेटा औरंगज़ेब को ताज कब मिलता है? बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद। मतलब इनके लिए भी बहुत ज़्यादा सब कुछ ईजी नहीं था कि आसानी से राजा बन जाए, है ना। औरंगज़ेब असेंडेड द थ्रोन आफ्टर अ लॉन्ग एंड फायर्स स्ट्रगल विद हिज फादर। पापा के साथ लड़ाई करनी पड़ी, 3 भाइयों के साथ करनी पड़ी। 50 साल इन्होंने रूल किया और बहुत ज़्यादा वॉर्स में इन्वॉल्व रहे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट में। अगर हम इनके पिनेकल को देखें, हाइट को देखें, तो इनका जो रूल था वो ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट पे हो गया था। कश्मीर से लेकर रिवर कावेरी तक था। कश्मीर नॉर्थ में, कावेरी साउथ में, वेस्ट में काबुल तक था, तो ईस्ट में चिट्टागोंग तक था। मतलब एक अच्छे खासे पार्ट को रूल करते थे औरंगज़ेब। ही रिवर्स्ड अकबर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अच्छा, अकबर की जो पॉलिसी थी रिलीजियस टॉलरेंस की, जिसकी वजह से राजपूत रूलर्स ने बहुत हेल्प की अकबर की, ये पॉलिसी को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। इन्हें हिंदूज़, ये थोड़े एंटी हिंदू होते हैं। इन्होंने अपने जो लास्ट डेज होते हैं अपनी रीन के, बस वो इस बात में लगा दिए कि आज यहाँ सब रिबेलियन हो रहा है, यहाँ सप्रेशन करो, कल वहाँ रिबेलियन हो रहा है, वहाँ सप्रेशन करो। क्योंकि ये एंटी हिंदू थे, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे कि हिंदू किंग इन्हें सपोर्ट ही नहीं करते थे। इस वजह से जगह जगह रिबेलियन होते रहते थे और इन्हें उन रिबेलियन को ही शांत कराना पड़ता था।
औरंगज़ेब के टाइम में जो मुग़ल एम्पायर था वो अपने लार्जेस्ट एक्सटेंट पे था, बट ऑल्सो विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस थे। औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में। मतलब देखो, औरंगज़ेब रूल बहुत टाइम तक करता है, बहुत बड़े एम्पायर में अपने रूल को जमा लेता है, पर प्रॉब्लम ये होती है इसके साथ कि रिबेलियन होते रहते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं। फाइनली इसकी डेथ होती है 1707 में, और ये एक बहुत बड़ा सा एम्पायर छोड़ जाते हैं जो कि कोलैप्स होने ही वाला था। बेटा मैं ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे पार्ट 3।